नमस्कार। प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आनुवंशिकता को पढ़ रहे थे और आज हम सिकल सेल एनीमिया या दात्र कोशिका अरक्तता के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें नॉर्मल आरबीसी और दूसरा हीमोग्लोबिन का यहाँ पे जो चित्र दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे एक एब नॉर्मल आरबीसी है, आरबीसी, और दूसरी नॉर्मल आरबीसी है, नॉर्मल आरबीसी। अब इस आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी हीमोग्लोबिन की श्रृंखला में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, जिसके कारण उस व्यक्ति के शरीर में सिकल सेल एनीमिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। अब सिकल सेल एनीमिया नामक रोग जो होता है किसी भी व्यक्ति में उत्पन्न हो रहा है, उसके पीछे कारण ये है कि सामान्यतः हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, उसके फॉर्मेशन में हमारे शरीर में उपस्थित 11वें नंबर का ऑटोसोम क्रोमोसोम जिम्मेदार होता है। अब इस ऑटोसोम क्रोमोसोम में डिसऑर्डर हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, जिसके कारण इस हीमोग्लोबिन की जो श्रृंखला है इसमें कुछ उत्परिवर्तन हो जाते हैं। अब जो जीन है वो क्या हो जाता है, इस पे उपस्थित, इस क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन जीन रिसेसिव हो जाता है। जीन कैसा हो जाता है, रिसेसिव हो जाता है। अब इस रिसेसिव हो जाने के कारण हमें सिकल सेल एनीमिया एनीमिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो हमारे हीमोग्लोबिन के निर्माण में हीमोग्लोबिन के निर्माण में दो श्रृंखला भाग लेती है, जिसमें से 2 अल्फा होती है और 2 बीटा होती है। अब ये बीटा वाली जो श्रृंखला होती है, इसी बीटा वाली श्रृंखला में कुछ उत्परिवर्तन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण इस बीटा वाली श्रृंखला पे उपस्थित फर्स्ट नंबर पर वैलिन तथा 6 नंबर पर, पहले नंबर पर वैलिन तथा 6वें नंबर पर ग्लूटामिक एसिड सामान्य स्थिति में पाया जाता है। अब इसके हो जाने के कारण क्या हो जाता है कि ये यहाँ पर पहले नंबर पर भी वैलिन बनेगा और यहाँ पे 6वें नंबर पर भी वैलिन बनेगा, जिसके कारण उस व्यक्ति की जो आरबीसी होती है, अब आरबीसी कैसी हो जाती है, हसिया के आकार की दिखाई देने लगती है। उसका कारण ये होता है कि ये वैलिन और वैलिन आपस में जुड़ने का प्रयास करने लगती हैं, वैलिन और वैलिन आपस में जुड़ने का प्रयास करने लगती हैं, जिसके कारण उस व्यक्ति में यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इस चित्र के माध्यम से आप देख पाएंगे, ये सामान्य रूप से उस व्यक्ति का रुधिराणु है जिसमें हीमोग्लोबिन आराम से फैली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो एबनॉर्मल स्थिति है जिसमें वैलिन और ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन बन गया है, जिसके कारण रुधिराणु कैसी दिखाई दे रही है या आरबीसी कैसी दिखाई दे रही है, हंसिया के आकार की दिखाई दे रही है। यहाँ पे एनसीईआरटी का एक चित्र बना हुआ है, इसके माध्यम से भी हम समझ सकते हैं।
जैसे हमारा जो डीएनए टेम्पलेट होता है, डीएनए टेम्पलेट पर जो जेनेटिक कोड उपस्थित है, डीएनए टेम्पलेट पर जो जेनेटिक कोड उपस्थित है वो क्या है, CTC है। क्या है, CTC है। अब इस CTC पर जो mRNA बनेगा, तो CTC पर बनने वाला mRNA कैसा होगा, नॉर्मल CTC है। ये एक श्रृंखला हुई, टेम्पलेट जिसे हम कह सकते हैं, टेम्पलेट। अब इस टेम्पलेट पर जो mRNA बनेगा उस पर क्या होगा, C का जो कम्प्लीमेंट्री होता है वो क्या होता है, G होता है, और T का A होगा और C का G होगा, तो GAG होगा। और जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के बाद, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के बाद क्या बनाएगा, ग्लूटामिक एसिड बनाएगा, ग्लूटामिक एसिड का निर्माण करेगा। ये हमारा डीएनए टेम्पलेट। इस डीएनए टेम्पलेट पर यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा किसका फॉर्मेशन हो रहा है, GAG का। अब ये जो GAG जो कोड है वो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा किसका फॉर्मेशन करेगी, ग्लूटामिक एसिड नामक प्रोटीन या ग्लूटामिक एसिड, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगी। ये सामान्य स्थिति है। लेकिन जिस व्यक्ति के शरीर में डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है उस व्यक्ति के शरीर में यहाँ पर TC की जगह पे ये जो T है ये पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, TC की जगह पे CAC हो जाता है। अब जब CAC हो जाता है तो इस टेम्पलेट पर जो mRNA बनेगा वो क्या होगा, GUG हो जाएगा। अब जो GUG बन रहा है, GUG, इस GUG के द्वारा ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया होगी, ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया होगी, उस ट्रांसलेशन की प्रक्रिया द्वारा क्या बनेगा, वैलीन का फॉर्मेशन होगा। तो जो वैलीन यहाँ पे बन रहा है 6वें नंबर पे, पहले नंबर पे तो बन ही रहा था, 6वें नंबर पे भी वैलीन बन रहा है, जिसके कारण उस व्यक्ति के शरीर में यह डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है। तो अभी हम एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। एनसीईआरटी, तो यह अलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण है। अलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण से तात्पर्य यह है, यह ऑटोसोम क्रोमोसोम डिसऑर्डर, रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। कैसा डिसऑर्डर है ये, रिसेसिव डिसऑर्डर है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब आगे पढ़ते हैं। जो जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है, जनकों से संतति में यह प्रवेश करता है। अच्छा, एक बात और है, जब इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, जो व्यक्ति नॉर्मल, इसमें 3 स्थिति बनती है, इसमें 3 स्थिति बनती है। जिस व्यक्ति को ऐसा हीमोग्लोबिन से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाता है जिसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, इसमें 3 स्थिति जो बन रही है, या तो वह व्यक्ति कैसा होगा, सामान्य होगा, या इसमें वाहक भी हो सकता है, वाहक होगा, और अगला होगा सिकल सेल एनीमिक, सिकल सेल एनीमिक, अब सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति होगा। तो अगर सामान्य की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कोई भी व्यक्ति जो सामान्य है उसका हीमोग्लोबिन जो होता है HbA से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो रोगी होता है, जिसके शरीर में सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, तो उसे हम HbS से प्रदर्शित करते हैं। ये सामान्य है और ये कैसा है, रोगी है। तो हमने बताया कि यहाँ पे 3 कंडीशन बनती है। एक सामान्य, जिसे हम HbA से प्रदर्शित करेंगे। दूसरा होगा वाहक, जिसे हम HbA
HbS से प्रदर्शित करेंगे। वाहक का मतलब ये होगा कि यहाँ पर एक जो जीन होगा वो कैसा होगा, डिसेबल होगा या डिसऑर्डर उसमें उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पे एक रिसेसिव हो चुका है लेकिन दूसरा कैसा है, डोमिनेंट है। तो इसलिए यहाँ पर यह जो रोगी होगा यह सामान्य जीवन जी सकता है लेकिन रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता रहेगा। तीसरी कंडीशन यहाँ पे यह बनती है कि यह सिकल सेल एनीमिक का मतलब यहाँ पे HbS हो जाएगा। तो यह व्यक्ति जो होगा अपना सामान्य जीवन नहीं जी सकता है, सामान्य जीवन क्या होगा, नहीं जी सकता, उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ये वाले जो लोग हैं, अगर किसी भी व्यक्ति में माता और पिता, किसी भी माता, जैसे दो दंपति हैं जिसमें से एक माता है और एक पिता है, माता अगर HbS और पिता भी HbS, अगर ये दोनों इस तरह से हैं तभी जाकर अगली जो संतान उत्पन्न होगी उसमें सिकल सेल एनीमिया होने की संभावना होगी। सिकल सेल एनीमिया होने की संभावना होगी। अन्यथा क्योंकि HbS और HbS वाला व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो यह जनन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पे NCERT आगे रीड करते हैं हम। जबकि दोनों जनक जीन के वाहक होते हैं, विषम युग्मजी जो होंगे, विषम युग्मजी का मतलब यही है कि वो कैसे होंगे, इस तरह से होंगे, HbA HbS HbA HbS। आगे है, इस रोग का नियंत्रण अलील का एकल जोड़ा HbA और HbS करता है। रोग का लक्षण फिनोटाइप, 3 संभव जीनोटाइप में से HbA HbS यहाँ पे HbS लिखा हुआ है। अगर इस तरह की संभावना बनती है, किस तरह की, इस तरह की HbS तो भी वह व्यक्ति कैसा होगा, रोगी होगा। वाले समयुग्म की व्यक्तियों में क्या होता है, यह रोग दिखाई देता है। विषम युग्म की HbA HbX व्यक्ति रोग मुक्त होते हैं। यह कैसे होते हैं, पूरी तरह से रोग मुक्त नहीं होते हैं लेकिन यह सामान्य जीवन जी सकते हैं, परंतु ये क्या होते हैं, वाहक होते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण को ले जाने का कार्य करते हैं। उत्परिवर्तित जीन के संतति में पहुंचने की 50% संभावना अर्थात दात्र कोशिका के लक्षण आने की होती है। 50% संभावना ये होती है कि वह बच्चा कैसा होगा, जो इन दंपतियों का होगा, सामान्य होगा या सिकल सेल एनीमिक होगा, क्योंकि एक जीन इसके पास है और एक जीन इसके पास है। तो संभावना ये बनती है कि 50% की संभावना है कि वह कैसा होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा उसको या फिर सामान्य होगा, और 50% में सामान्य होने की संभावना बनी रहती है। आगे हम चलते हैं। इस विकार के कारण हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की छठी स्थिति में एक अमीनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल का वैलिन द्वारा प्रतिस्थापन है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देख रखा है। ग्लोबिन प्रोटीन में अमीनो अम्ल का यह प्रतिस्थापन बीटा ग्लोबिन जीन के छठे कोडॉन में GAG का GUG द्वारा प्रतिस्थापन के कारण होता है। निम्न ऑक्सीजन तनाव में उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन अणु में बहुलीकरण हो जाता है, जिसके कारण RBC का आकार द्विअवतल बिंब से बदलकर कैसा हो जाता है, दात्राकार या हंसिए के आकार का हो जाता है। तो हमारा जो रुधिर है, जो सामान्य स्थिति में कुछ इस तरह से दिखाई देता है, वह जब उस व्यक्ति को
सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो उसका रुधिर अणु कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।